गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द केशवानंद भारती केस। इसके पहले हमने आईसी गोलकनाथ केस को देखा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केशवानंद भारती केस। इसमें हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होता है, ये हम समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इसको इंट्रोड्यूस करा, इन सब इस वीडियो में हम इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अबाउट द केशवानंद भारती केस हम देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि उस समय जब 1975 और 1973 जब लगभग 1970s का दौर चल रहा था, तो उस समय स्ट्रगल हो रहा था किसके बीच में, गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में। तो वहाँ पे एक टसल चल रही थी। टसल मतलब रस्साकसी जिसे हम कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उस समय फिर एक आईसी गोलकनाथ केस हुआ था पहले नंबर पे। तो दूसरा फिर आईसी गोलकनाथ केस से क्या हुआ था, इम्पैक्ट क्या पड़ा था गवर्नमेंट पे। तो उस समय इम्पैक्ट ये पड़ा था कि 24th अमेंडमेंट आया था, जिसमें आर्टिकल 368 जो होता है, तो उसमें टर्म पावर इंक्लूड किया गया था। फिर आर्टिकल 25 इंक्लूड किया गया था। आर्टिकल 25 अमेंडमेंट 25 इंक्लूड हुआ था, जिसमें 31C आर्टिकल को इंक्लूड किया गया था, जिसका मीन्स होता है कि पावर टू टेक प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। ये आर्टिकल 31C का मतलब है पार्लियामेंट जब कभी भी चाहे तो प्रॉपर्टी ले सकती है किसी भी व्यक्ति की, लेकिन उसे लीगली, मतलब जब पब्लिक इंटरेस्ट में वो होगी तब। तो हम देखते हैं केशवानंद भारती केस को। इसमें क्या हुआ, पहले हम कहानी समझते हैं। केशवानंद भारती जी कुछ लोग कहते हैं कि एक संत थे जिनके पास अपनी रिलीजियस खुद की बहुत सारी ज़मीन थी लेकिन फिर होता यह है कि पार्लियामेंट में जब धीरे धीरे बहुत लोगों की प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जाता है, धीरे धीरे जब गवर्नमेंट्स, जो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी और जो स्टेट की गवर्नमेंट्स थी, तो वो धीरे धीरे जब प्रॉपर्टीज़ को लेने लगी, जो पीपल्स थे जो इंडियन थे और जो बाहर से भी आके बसे थे, उन सब की जब प्रॉपर्टीज़ को, जिनके पास उस समय पहले, क्योंकि पहले जब बिफोर इंडिपेंडेंस जमींदारी प्रथा चला करती थी, तो जो बिफोर इंडिपेंडेंस तो हमें पास रिलीजियस ज़मीन तो हुआ ही करती थी, लेकिन फिर भी और कौन कौन सी ज़मीनें होती थी। जो ज़मींदार जो होते थे, तो वो ब्रिटिशियंस के करीब जो ज़मींदार होते थे, उन्हें बहुत सारी ज़मीन मिलती थी, लेकिन अब वो थी तो उन्हीं की ज़मीन, लेकिन फिर भी उस समय वो जब्त की जा रही थी। क्योंकि अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो हम इंडस्ट्री कहाँ पे लगाएंगे, एवोल्यूशन कैसे होगा। मतलब फॉर मेकिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन प्रॉपर्टी फ्रॉम द पीपल्स। तो उस समय प्रॉपर्टी लेना एक तरह से जायज़ भी था, एक तरह से गलत भी था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस मैटर था, इसलिए ये जो केस है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस मैटर था, यहाँ पे इंडिविजुअल मैटर नहीं था। तो केशवानंद भारती केस हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ। एक केशवानंद जी थे, इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। वो रिलीजियस संत हुआ करते थे, तो उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। तो 1973 में फिर उन्होंने केस किया। जब उनकी ज़मीन को जब्त किया गया तो उन्होंने कोर्ट में केस किया। तो फिर क्या हुआ, उसमें 2 क्वेश्चंस अराइज हुए। क्या, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकता है, पहला क्वेश्चन। फिर आर्टिकल 26 कैन बी इन्फ्रिंज्ड बाय गवर्नमेंट। इन्फ्रिंज्ड मतलब तोड़ना एक तरीके से। क्या आर्टिकल 26 इन्फ्रिंज मतलब आर्टिकल 26 में दखल दे सकती है गवर्नमेंट, इस क्वेश्चन का ये मीन्स है। अब आर्टिकल 26 क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 26 मतलब इसमें बताया गया है, आर्टिकल 26 में राइट टू पीपल किसी व्यक्ति का अधिकार टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर एंड रिलीजियस प्रॉपर्टीज़। किसी व्यक्ति का अधिकार जिससे वो अपने रिलीजियस मैटर कोई भी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी अफेयर हो जो कि रिलीजन से मैटर रखता है, तो वो उसे अपने आप में कंट्रोल कर सकता है, उसे मैनेज कर सकता है। ये अधिकार हमें आर्टिकल 26 प्रोवाइड करता है। लेकिन तो उन्होंने यही क्वेश्चन अराइज किया, क्या कि गवर्नमेंट इन्फ्रिंज कर सकती है आर्टिकल 26 को। उन्होंने आर्टिकल 26 को बेसिस माना और केस कर दिया। फिर क्या हुआ, क्योंकि उस समय बहुत सारे केसेस कोर्ट के पास आ रहे थे, कई केसेस सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, कई केसेस स्टेट में जा रहे थे कोर्ट्स के पास।
तो जब पूरे देश से कोर्ट्स में जब धीरे 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 आते रहे केस, फिर क्या हुआ, तो उस समय जब उन हालात जो थे वो, हाँ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाँ, तो फिर उस समय क्या हुआ हम देखते हैं। तो ये मेजर केस हो जाता है जिसमें इसमें अबाउट 13 जजेस ने मिलकर जजमेंट दिया था। कैसे दिया था वो हम देखते हैं। तो उसमें 7:6 वर्डिक्ट से जजमेंट दिया गया। अब इसका मतलब क्या होता है 7:6 जजमेंट या वर्डिक्ट? तो 7:6 ये बेसिकली नंबर्स हैं ऑफ जजेस, मतलब 7 जजेस जो थे, 7 जजेस जो थे वो फेवर में थे, हाँ, किसके फेवर में थे? केशवनंद भारती के केस में। और 6 जजेस जो थे वो इन फेवर में थे, मतलब वो गवर्नमेंट के फेवर में थे। 6 जजेस जो थे गवर्नमेंट के फेवर में थे और 7 जजेस जो थे, हाँ, केशवनंद भारती के फेवर में थे। ये इसका मतलब है 7:6 वर्डिक्ट। तो कोर्ट हेल्ड विद 7:6 वर्डिक्ट दैट पार्लियामेंट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट तो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन अब बार बार यही डिसीजन आ रहा था, तो उन्होंने फिर एक बेसिस रखा। वो क्या रखा वो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉलो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है। जैसे इस डॉक्ट्राइन की पहली बात आया कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो उस समय, हाँ, जो उसमें लॉयर्स या जो मेंबर्स बैठे हुए थे, हाँ, जब जजमेंट दे रहे थे कोर्ट में, हाँ, तो वहाँ के लॉयर्स और जो जज थे, हाँ, बेसिकली नाना फाल्केवाला और भी जो जजेस वगैरह थे, तो उन सब ने एक जर्मनी में वो सब लोग, हाँ, इम्प्रेस्ड थे। कहाँ से इम्प्रेस्ड थे? एक वहाँ का जो डॉक्ट्राइन था उसी को यहाँ पे नाम दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। कहाँ का डॉक्ट्राइन? जर्मनी का, जिसे हम बोल सकते हैं, इसका नेम हुआ करता था जर्मनीज डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन। तो वहाँ का जो डॉक्ट्राइन था उसी को मेजरली, जिस डॉक्ट्राइन में बहुत सारे केसेस हो गए और फिर उस डॉक्ट्राइन में कुछ भी पता नहीं चला, कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आता है, इसलिए आप ऐसा संशोधन नहीं कर सकते, या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को हम, जो गवर्नमेंट होगी वो मद्देनजर रखते हुए कोई भी चेंज करेगी, कोई भी लॉ बनाएगी। अब है क्या, तो ये जर्मनी से इंक्लूड हुआ, तो इसे वहाँ पे जर्मनी में क्या बोलते थे? जर्मनी डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन। हाँ, फिर वहाँ से वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड थे इस डॉक्ट्राइन की वजह से, हाँ, फिर क्या हुआ, तो अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होता है। तो इसमें रूल ऑफ लॉ इंक्लूड किया गया। मैं बेसिक मीन्स भी बताऊंगा, लेकिन इसमें पहले इंक्लूड क्या किया गया वो जानना जरूरी है, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो सकेगा। तो रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा। अब रूल ऑफ लॉ मतलब क्या हुआ? मतलब लॉ को स्थापित करना, या कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ, तो जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इन सबको लॉ को स्थापित करना या लॉ को ही सुपरमेसी देना। जैसे एक तो होता है लॉ फॉलो करना, एक होता है लॉ ही सब कुछ है। मतलब हमारे लिए तो हम तो लॉ फॉलो करेंगे, जो पीपल्स होंगे वो तो लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या हो गई यहाँ? तो सुपरमेसी ऑफ लॉ की लॉ को मद्देनजर रखते हुए लॉ को ही सुपरमेसी देते हुए, लॉ को सुपरमेसी देंगे मतलब क्या है? लॉ किस में लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरमेसी देते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को ही सब कुछ मानते हुए, जो पार्लियामेंट होगी, जो गवर्नमेंट होगी, वो कोई भी जजमेंट को लेगी। इसका मतलब ये हो गया सुपरमेसी ऑफ लॉ का मतलब। और रूल ऑफ लॉ, हाँ, बेसिकली लॉ को फॉलो करते हुए। और फिर जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोई भी, हाँ, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है। जैसे 9th शेड्यूल सांकरी प्रसाद केस, इन सब केसेस में क्या हुआ, 9th शेड्यूल में बहुत सारे लॉस को रखा गया। जैसे रिजर्वेशन लॉ था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ था, तो बहुत सारे लॉस को रखा गया और बहुत सारे लॉस को इसमें रख के बोला गया कि इसमें जुडिशियल रिव्यू का अधिकार ही नहीं है। मतलब अगर कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो कोई भी जज या कोई भी जो चीफ जस्टिस होगा वो इसके फेवर में, हाँ, उस लॉ के फेवर में जजमेंट नहीं दे सकता। ये हो गया 9th शेड्यूल का मतलब बेसिकली। तो उसमें क्लियर नहीं किया
हाँ कि रूल ऑफ लॉ क्या है, सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या है, इन्हें केवल इंक्लूड किया गया। इसका बेसिक मीन्स अगर हम देखें, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, तो बेसिक मीन्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, तो बेसिक मीन्स ये है कि कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एम से, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एम से किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एम के अगेंस्ट फॉलो करता है, कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एम से अगेंस्ट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, हाँ डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे इलेक्शन है तो ये इलेक्शन विस्तार से लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मतलब इलेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, तो इलेक्शन ज़रूरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना। तो फिर ये इसमें जैसे गवर्नमेंट ही अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवा पाए तो वो, और फिर कोई केस हो तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आ जाएगा और फिर वर्डिक्ट जजमेंट दिया जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें बताया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मतलब क्या, बेसिक स्ट्रक्चर, किसका बेसिक स्ट्रक्चर? कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब ऐसे लॉ बनाना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन बातें लिखी हैं वो बदले ना हमें, क्योंकि उन्होंने फिर बताया इसमें क्या बोला उन्होंने, हाँ कि ऐसे जो पार्लियामेंट है ऐसे लॉज को बिल्ड करें कि जिसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ना बदलने पाए और लॉ भी बन जाए, उन्होंने ये बोला। तो देखा जाए हार्मनी स्थापित करने की कोशिश की किसके बीच में, जो पीपल्स थे और पार्लियामेंट थी, जो टसल हो रहा था उन सब के बीच में, तो इससे सभी खुश हुए। तो उन्होंने इसमें बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया, हाँ लेकिन इसका ओरिजिनेशन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था ये बहुत पहले से ओरिजिनेट हो गया था। शांकरी प्रसाद केस जो था उसमें, शांकरी प्रसाद केस से एक पहले केस आया था, हाँ तो उससे ओरिजिनेट हो गया था कौन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मैंने मीन्स बताया, वो क्या होता है कि कोई भी ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर, हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा लॉ जो अगेंस्ट है मेन एम, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन लक्ष्य है उससे अगेंस्ट है, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे डेमोक्रेसी, इन्हीं के जो विपरीत है और कोई ऐसा लॉ है, जैसे फंडामेंटल राइट्स के ही अगेंस्ट कोई लॉ पास हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट तो व्यक्ति का जीने का अधिकार है, उसके पास बोलने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, तो इन सब के ही अगर अगेंस्ट है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आ जाएगा और वो फिर हट जाएगा वो लॉ। ये बेसिकली इस केस में जजमेंट दिया गया 7:6 जजेस के थ्रू, वर्डिक्ट के थ्रू, क्योंकि और फिर इन सब का जो जवाब था तो उन्होंने बोला, पहले में क्या क्वेश्चन में बोला कि इसमें जजमेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकती है, कैसे कर सकती है, तो आर्टिकल 26, इसको आर्टिकल 26 की राइट टू प्रॉपर्टी है टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, तो उन्होंने बोला हाँ कि है, तो इसका उन्होंने आंसर देने की बजाय ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जो था हाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे केशवानंद भारती जो है वो जीत जाते हैं इस केस में। हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के से भी हाँ और मेंस की भी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।